हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले अभी हमने आपको बताया था समरी ऑफ द चैप्टर ऑफ सरफेस केमिस्ट्री। उसकी समरी आपको अच्छे से मुझे लगता है समझ आ गई होगी। अब इस सेशन में, इस क्लास में वी आर गोइंग टू डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड विद दिस चैप्टर मीन्स सरफेस केमिस्ट्री। तो आपके पास सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन है गोल्ड नंबर ऑफ प्रोटेक्टिव कोलॉइड PQRS। ये आपको गिवन है, कितने कितने गिवन है 0.50, 0.01, 0.10 और 0.005। दिस इज गोल्ड नंबर, हमें गोल्ड नंबर क्वेश्चन में दे दिया गया है। अब हमें बताना क्या है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर प्रोटेक्टिव पावर्स। We have to calculate protective powers कि प्रोटेक्टिव पावर्स क्या होंगी, इसका हमें सॉल्यूशन करना है। तो इसके लिए आपको एक कंसेप्ट पता होना चाहिए। मैं आपको कंसेप्ट लिख के दे देता हूँ। क्या कंसेप्ट होगा, इसको ध्यान रखना। गोल्ड नंबर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रोटेक्टिव पावर। बस सिर्फ इस कंसेप्ट को ध्यान रखना, गोल्ड नंबर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रोटेक्टिव पावर। तो जितनी ज़्यादा प्रोटेक्टिव पावर होगी, क्योंकि इन्वर्स में है, क्योंकि ये वाली वैल्यू ज़्यादा तो ये वाली वैल्यू कम, ये वाली वैल्यू कम तो ये वाली वैल्यू ज़्यादा, अपोजिट हो जाएगा। तो जितनी ज़्यादा प्रोटेक्टिव पावर होगी उतनी ही कम गोल्ड नंबर की वैल्यू होगी। या हम उल्टा भी कह सकते हैं कि जितनी कम गोल्ड नंबर की वैल्यू होगी उतनी ही हाई प्रोटेक्टिव पावर की वैल्यू होगी। तो बस अब इस क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं। इन वैल्यूज़ को चेक करो। इतना मैथ सबको आता है कि इसमें देख करके बता सकें कि विच इज़ लार्जर नंबर एंड विच इज़ स्मॉलर नंबर। तो सबसे ज़्यादा प्रोटेक्टिव पावर किसकी होनी चाहिए, जिसका गोल्ड नंबर सबसे कम है। तो सबसे कम वैल्यू कौन सी दे रखी है इन्होंने, दिस, ये वैल्यू सबसे कम है। फिर उससे कम वैल्यू कौन सी दे रखी है, ये वाली 0.01। उससे कम वैल्यू कौन सी दे रखी है, दिस वैल्यू, एंड देन दिस। समझ में आई आपको बात। तो उस हिसाब से आंसर क्या बन जाना चाहिए, सबसे S इस तरफ आ जाएगा एंड P सबसे स्टार्टिंग में आ जाएगा, उसके बाद Q एंड देन R। तो ऐसा ऑप्शन ढूंढ लो इसमें से जिसका ये सीक्वेंस बैठ रहा हो। कंसेप्ट आपको मैंने बता दिया है, इसी के अकॉर्डिंग आंसर होगा। वैल्यूज़ चेक कर लेना, विच इज़ लार्जर एंड विच इज़ ग्रेटर। तो इस क्वेश्चन में जो आपको वैल्यूज़ गिवन हैं उनमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, P। तो इसलिए आंसर विल बी C। कंसेप्ट को नोट कर लेना। आई थिंक ये समझ में आ गया सबके क्वेश्चन। चलो वेरी गुड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। In these questions a statement of assertion followed by statement of reason is given। तो देखो ये assertion reason पर बेस्ड क्वेश्चन आ गया है। assertion reason में बेस्ड क्वेश्चन कैसे करते हैं, सबसे पहले आप इसके ऑप्शन देख लीजिए। A कब होगा, B कब होगा, C एंड D। when both assertion and reason are correct। अगर दोनों आपके assertion और reason सही हैं, लेकिन जो assertion है और reason है उन दोनों में कुछ सिमिलरिटी होनी चाहिए। मीन्स जो रीज़न है, रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, तो ए जाएगा। दोनों ठीक हैं लेकिन रीज़न इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, तब बी जाएगा। असर्शन करेक्ट है, रीज़न रॉन्ग है तो सी जाएगा, और अगर इसका अपोजिट है तो आंसर डी जाएगा। तो असर्शन पढ़ते हैं क्या है, इंक्रीज इन सरफेस एरिया, इंक्रीज रेट ऑफ इवेपोरेशन। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, सिंपल सी बात है। मान लो ये मेरे पास एक बाउल है, इसमें वाटर है। एक मेरे पास और बड़ी बाउल है, इसमें भी वाटर है। इवेपोरेशन हो रहा है, मतलब ये लिक्विड के जो पार्टिकल हैं हवा में जा रहे हैं, उड़ रहे हैं, इवेपोरेट हो रहे हैं। तो कहाँ से इवेपोरेशन ज़्यादा हो जाना चाहिए, छोटी वाली जगह से या बड़ी वाली जगह से? ऑब्वियस सी बात है, बड़ी वाली जगह से। भाई जितना बड़ा होगा उतनी ही चीज़ वहाँ से जाएगी, जितना छोटा होगा उतनी कम चीज़ वहाँ से जाएगी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ करेक्ट।
क्योंकि यहाँ पर सरफेस एरिया थोड़ा सा कम है और यहाँ पर सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा है। समझ आ गई बात? तो फर्स्ट हमारा जो असर्शन है ये बिल्कुल ठीक है। रीज़न, स्ट्रोंगर द इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्सेस, फास्टर इज द रेट ऑफ इवेपोरेशन। इस चीज़ को सोचो एट अ गिवन टेम्परेचर। अब मान लो अगर मेरा टेम्परेचर सेम है, मैं दोनों को सेम टेम्परेचर पर बॉईल कर रहा हूँ और मेरा इन दोनों का जो साइज है वो भी सेम ही है, सपोज करते हैं, ठीक, दिस इज़ फर्स्ट बाउल, दिस इज़ सेकंड बाउल, साइज सेम है और टेम्परेचर भी मेरा सेम है। मैं जो हीट कर रहा हूँ, जो बॉईल कर रहा हूँ, वो इनको सेम टेम्परेचर पर ही हीट या बॉईल कर रहे हैं। अब ए जो है, इसके बीच में जो ए और बी, इसके पार्टिकल के बीच में जो फोर्स है वो थोड़ा सा कम है, और ये वाला जो है, इसके पार्टिकल के बीच का जो फोर्स है स्ट्रॉन्ग है। तो खुद सोचो, जिसके पार्टिकल के बीच का फोर्स स्ट्रॉन्ग होगा वो आसानी से उड़ेगा या नहीं उड़ेगा? नहीं उड़ेगा। जिसके पार्टिकल के बीच में फोर्स वीक है तो वो इवेपोरेट आसानी से हो जाएगा, क्योंकि उसके बीच में फोर्स ही नहीं है, बहुत कम है, तो वो आसानी से थोड़ा सा टेम्परेचर मिलने पर, थोड़ी सी हीट मिलने पर ही अपने बॉन्ड को तोड़ के निकल जाएगा। तो अब स्टेटमेंट को पढ़ो, स्ट्रोंगर द इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्सेस, जितने ज़्यादा फोर्स स्ट्रॉन्ग होंगे, फास्टर द रेट ऑफ इवेपोरेशन, फास्ट होना चाहिए, स्लो होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग फोर्स होने पर रेट स्लो होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे इवेपोरेशन मुश्किल से होगा। तो ये स्टेटमेंट मेरा जो है वो गलत है। आप इसमें ढूंढ लो ABCD में, जिसमें ये ट्रू हो और ये फॉल्स हो, तो कौन सा आंसर जाएगा? आंसर C जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? C आंसर हमारा हो जाएगा। होप ये आपको समझ में आ गया होगा, मैंने अच्छे से बिल्कुल डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर दिया है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, डू द वाइटल फंक्शंस, वाइटल मीन्स बायोलॉजिकल, जो हमारी बॉडी में चलते रहते हैं प्रोसेस ऑफ द बॉडी सच एज डाइजेशन गेट अफेक्टेड ड्यूरिंग फीवर। जब हमें बुखार हो जाता है तो खाने पीने का मन करता है, दौड़ने भागने का मन करता है? नहीं करता। क्यों नहीं करता? इसका रीज़न क्या है? हमारी बॉडी जो है वो वर्क करती है एंजाइम्स पर। किस पर वर्क करती है? एंजाइम्स पर। जब हमारी फीवर हो जाता है, बॉडी में फीवर आ जाता है, तो क्या होता है? टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है बॉडी का, या कम हो जाता है? जनरली इंक्रीज ही हो जाता है। जब टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा बॉडी के अंदर, अब हमारी बॉडी में क्या है? एंजाइम है बहुत सारे। सपोज दिस इज आवर बॉडी, यहाँ ये बहुत सारे एंजाइम काम कर रहे हैं, ठीक है, लिक्विड होता है, वाटर होता है, और उससे और बहुत सारे जूसेस होते हैं बॉडी के अंदर, और ये एंजाइम है। तो पूरी बॉडी जो है हमारी एंजाइम पर ही काम कर रही है। अगर एक भी एंजाइम हमारा डिस्ट्रॉय हो जाए तो वही उससे रिलेटेड फंक्शन जो होता है बॉडी का वो रुक जाता है। तो डाइजेशन के लिए कौन कौन से एंजाइम काम करते हैं? जैसे पेप्सिन, रेनिन, डायस्टेज, इस तरह के एंजाइम हमारे जो होते हैं वो वर्क करते हैं डाइजेशन में। तो जब टेम्परेचर बढ़ गया तो क्या होगा? इन एंजाइम्स पर फ़र्क पड़ जाएगा, क्योंकि ये एंजाइम इस तरह के हैं कि जो बॉडी का जो टेम्परेचर होना चाहिए, जो नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए, उसी टेम्परेचर पर अच्छे से वर्क कर पाते हैं। अब जैसे हम लोग भी हैं, हम लोग बहुत सर्दी होती है तो अच्छे से काम नहीं कर पाते, या बहुत गर्मी होती है तो अच्छे से काम नहीं कर पाते। एक मिनिमम टेम्परेचर, एक सुटेबल टेम्परेचर होता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर, हम लोग भी उसी टेम्परेचर पर अपना वर्क कर पाते हैं। बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाएगी तो हम भी नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी तो भी दिक्कत होगी। सेम इज़ विद एंजाइम्स। तो ये एंजाइम जो होते हैं एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की रेंज में ही, वो रेंज क्या है? 25 से 35-37 डिग्री सेल्सियस के अराउंड रेंज है। तो एंजाइम किस टेम्परेचर पर काम करते हैं? बढ़िया काम किस टेम्परेचर पर करते हैं? 25 to 35-37 डिग्री सेल्सियस। लेकिन फीवर में क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ जाता है। जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो ये एंजाइम क्या होंगे? ख़त्म हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, या इनएक्टिव हो जाएंगे, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, इनएक्टिव हो जाएंगे, अपना काम सही से करेंगे नहीं। तो हमारी बॉडी में एंजाइम काम ही नहीं करेंगे तो हमारी बॉडी के जो प्रोसेस हैं, जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं, वो सब ठप हो जाएंगे।
इस वजह से हम बॉडी जो होगी वो रिलैक्स मांगेगी और हमारा डाइजेशन हो या और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हों वो सब अफेक्ट हो जाएंगी। तो ये बात समझ आ गई। आंसर में आपको वही एक्सप्लेन करना है जो मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट, इट इज़ पॉसिबल टू कॉज आर्टिफिशियल रेन। इट इज़ पॉसिबल टू कॉज आर्टिफिशियल रेन बाय स्प्रेइंग सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड क्या होता है? AgI ऑन द क्लाउड्स कमेंट्स। ये हमारे क्लाउड्स हो गए। अभी थोड़ी देर पहले आया था, मैं आपको स्लाइड भी दिखा देता हूँ। पिछले सेशन में हमने पढ़ा था, बिल्कुल लास्ट वाली स्लाइड थी, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ वो स्लाइड। क्लाउड देखो, दिख रहा है क्लाउड? क्लाउड इज अ कोलॉइडल सॉल्यूशन ऑफ गैस एंड लिक्विड, मतलब गैस में लिक्विड। तो क्लाउड क्या है हमारा? क्लाउड इज अ कोलॉइडल सॉल्यूशन। अब वापस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो क्लाउड क्या है हमारा? कोलॉइडल सॉल्यूशन है। और AgI इज इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट है क्लाउड, कोलॉइडल सॉल्यूशन है, AgI इज इलेक्ट्रोलाइट। तो जब हम AgI का स्प्रे करेंगे क्या होगा? क्या होना चाहिए? देखते हैं कौन बता पाता है। हाँ आप बताओ। चलो ठीक। तो क्या हो जाएगा? कोएगुलेशन हो जाएगा। बिल्कुल ठीक। अभी मैं आपको दोबारा से स्लाइड दिखाता हूँ जो हमने पीछे पढ़ा था। व्हाट इज कोएगुलेशन? कोएगुलेशन, प्रेसिपिटेशन ऑफ अ कोलॉइडल सॉल्यूशन बाय एग्रीगेशन ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स। ठीक है, इसमें एक वर्ड और आना चाहिए, बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। चलो वापस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो जब किसी कोलॉइडल सॉल्यूशन पर कोई इलेक्ट्रोलाइट डाला जाता है तो उसका क्या हो जाता है? तो उसका कोएगुलेशन हो जाता है। ठीक है, इस वजह से तो ये पॉसिबल है कि आर्टिफिशियल रेन कराई भी गई है कई देशों में कि सिल्वर आयोडाइड की हेल्प से, लेकिन ये बहुत महंगी पड़ती है, इसलिए हर देश इसको करवा नहीं सकता है, लेकिन ऐसा पॉसिबल है। और इट इज़ पॉसिबल जस्ट बिकॉज ऑफ कोएगुलेशन प्रोसेस। तो इसको ध्यान रखना, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। व्हाट आर लायोफिलिक एंड लायोफोबिक सॉल्ट्स? गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच टाइप। वाई इज लायोफोबिक सॉल्ट इजीली कोएगुलेटेड? अगर आप समरी वाली क्लास को ढंग से देखेंगे तो मैंने पूरा क्वेश्चन ये वही एक्सप्लेन कर रखा है। इसका सेकंड पार्ट भी आपको उधर ही एक्सप्लेन मिलेगा, लेकिन मैं एक बार फिर कर देता हूँ। लायोफिलिक एंड लायोफोबिक क्या होते हैं? लायोफिलिक सॉल्ट जब डिस्पर्शन फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम इजीली आपस में मिक्स हो जाएं और इजीली सॉल्यूशन बना दें, देन दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज कंसिडर्ड एज लायोफिलिक सॉल्ट। अगर डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम आपस में मिक्स हुए लेकिन सॉल्यूशन तो बना बट इजीली नहीं बना, तब हम इस टाइप के सॉल्यूशन को बोलते हैं लायोफोबिक सॉल्ट। ठीक है, बाकी आप ये समरी में एक बार देख लेंगे तो वहाँ से आपको पूरा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट पूछ रहा है व्हाई इज़ लायोफोबिक सॉल्ट इजीली कोएगुलेटेड? मैंने बताया था जो लायोफोबिक सॉल्ट होते हैं इनकी जो स्टेबिलिटी होती है इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ चार्ज, जबकि लायोफिलिक सॉल्ट की जो स्टेबिलिटी होती है इट इज़ बिकॉज ऑफ चार्ज एज वेल एज, किसी को ध्यान है तो बताओ, सॉल्वेशन। बिल्कुल ठीक, सॉल्वेशन की वजह से एंड चार्ज की वजह से, इन दोनों की वजह से स्टेबिलिटी होती है। तो ये ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि इसके बाद दो फैक्टर्स काम कर रहे हैं स्टेबल करने के लिए, एंड दिस इज लेस स्टेबल बिकॉज ओनली वन फैक्टर इज वर्किंग हियर टू गेट स्टेबल दिस टाइप ऑफ सॉल्ट। तो आप इस आंसर में यही लिखेंगे बिकॉज इन लायोफोबिक सॉल्ट्स आर स्टेबलाइज्ड बाय चार्ज ओनली, whereas lyophilic salts stabilized by charge as well as solvation effect. So lyophobic salts are easily coagulated and less stable. Next slide. A freshly prepared precipitate of FeOH whole thrice, फेरिक हाइड्रोक्साइड। हमारे पास फेरिक हाइड्रोक्साइड का फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट है, इसको शेक किया या मिला दिया हम कहें with a small amount of FeCl3, FeCl3 मिला दिया तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाना चाहिए?
पेप्टाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, पेप्टाइजेशन हो जाएगा। पेप्टाइजेशन जो होता है वो कोएगुलेशन का जस्ट अपोजिट है। देखो कोएगुलेशन में क्या होता है, कोलोइडल सॉल्यूशन से प्रेसिपिटेट बनता है। कब? जब हम इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं। कोएगुलेशन में क्या होता है, कोलोइडल सॉल्यूशन, मैंने एग्जांपल दिया था ना, हमारे ब्लड निकला, ब्लड क्या है, कोलोइडल सॉल्यूशन है, और हमने ब्लड के ऊपर क्या अप्लाई कर दिया, कोई भी मेडिसिन अप्लाई कर दी, मीन्स इलेक्ट्रोलाइट अप्लाई कर दिया, तो क्या हो गया, इलेक्ट्रोलाइट अप्लाई करने पे वहाँ प्रेसिपिटेट, खुरंट टाइप कुछ जम गया, तो दिस इज कोएगुलेशन। बट अगर उल्टा हो जाए, किसी प्रेसिपिटेट से अगर कोलोइडल सॉल्यूशन बन जाए बाय एडिंग इलेक्ट्रोलाइट, तब हम उसे बोलते हैं पेप्टाइजेशन। ठीक है, तो इन दोनों टर्म्स को ध्यान रखना, एक दूसरे के रिवर्स ही हैं। चलिए आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया? किसी को कुछ भी चीज़ समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताना, ताकि हम लोग आपकी प्रॉब्लम्स या डाउट्स को सॉल्व कर पाएँ। अ परसिस्टेंट डायलिसिस ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन इज कैरिड आउट। अब परसिस्टेंट का मतलब होता है लॉन्ग टाइम के लिए, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। डायलिसिस क्या होता है, जो हमारी किडनी काम करती है, जो चाय की छन्नी काम करती है। चाय की छन्नी क्या काम करती है, चाय है उसमें, चाय की पत्ती है, चीनी है, अदरक है, तो सिर्फ चाय को नीचे भेजेगी, बाकी जो गंदगी है उसे फिल्टर कर देगी। तो यही काम हमारी किडनी करती है। यही काम आर्टिफिशियल डायलिसिस जो डॉक्टर्स के यहाँ पर होता है उसी में होता है। ठीक है, तो अगर हम बहुत लंबे टाइम तक डायलिसिस करते रहें और ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है ना, ये चीज़ इंपॉर्टेंट और क्रूशियल है, इसको ध्यान रखना है। ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन इज कैरिड आउट। अगर बहुत लंबे टाइम तक डायलिसिस होता रहेगा तो क्या होगा, तो जो कोलोइडल सॉल्यूशन होगा उसका कोएगुलेशन हो जाएगा। ठीक है, तो एक वर्ड का इसका आंसर है। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, सीबीएसई में जनरली पूछ लिया जाता है, आप इसको ध्यान जरूर रखना। बहुत लंबे टाइम तक अगर हम डायलिसिस करते रहेंगे तो व्हाट हैपन, कोएगुलेशन विल टेक्स प्लेस। चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर आते हैं इस पर। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड डिस्कस किया था समरी में, ध्यान देना। क्या होते हैं मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स? होते छोटे छोटे हैं और छोटे छोटे पार्टिकल जब किसी सुटेबल सॉल्वेंट में ऐड कर दिए जाते हैं तो उनका जो साइज होता है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। रीचेस इन कोलॉइडल रेंज। तो इस तरह का फिनोमिना जहाँ होता है उस टाइप के सॉल्यूशंस को हम क्या बोल देते हैं, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स। क्यों? क्योंकि इनका एग्रीगेशन हो गया, आपस में जुड़ के थोड़े से बड़े पार्टिकल में चेंज हो गए। और ऐसा कब हुआ? व्हेन दीज पार्टिकल्स एडेड इनटू अ पर्टिकुलर suitable solvent where these small particles of size less than 1 nanometer gets aggregated to converted into colloidal range. कोएगुलेशन अभी बताया, कई बार आ चुका। क्या होता है? कोलॉइडल सॉल्यूशन है, ठीक। कोलॉइडल सॉल्यूशन के अंदर वी एडेड इलेक्ट्रोलाइट and colloidal solution changes into precipitate. This phenomena simply referred as coagulation. एग्जाम्पल आप उसको ब्लड वाला दे सकते हो या आर्टिफिशियल रेन वाला दे सकते हो कि जब सिल्वर आयोडाइड की आर्टिफिशियल रेन कराने के लिए कोशिश की जाती है तो आर्टिफिशियल रेन क्यों हो जाती है? जस्ट बिकॉज ऑफ कोएगुलेशन। या हम परसिस्टेंट डायलिसिस कराते हैं तो भी कोएगुलेशन का फिनोमिना हैपन हो जाता है। नेक्स्ट इज सॉर्प्शन। सबसे पहले पढ़ाया था। व्हाट इज सॉर्प्शन? ध्यान दो। सपोज दिस इज माय एडजॉर्बेंट एंड दिस इज एडजॉर्बेट। कुछ गैस या कुछ भी सॉलिड में इस सरफेस पर एक्यूमुलेट कर रहा हूँ, एडजॉर्ब करा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ मेरा क्या हो रहा है? एडजॉर्प्शन हो रहा है। बट ये इसके अंदर भी चले गए,
मतलब एब्जॉर्प्शन भी होना शुरू हो गया। तो व्हेन बोथ फिनोमिना मीन्स एड्जॉर्प्शन एज वेल एज एड्जॉर्प्शन बोथ टेक्स प्लेस, व्हेन एड्जॉर्प्शन एज वेल एज एब्जॉर्प्शन बोथ टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, एक साथ दोनों ही होने लगे, देन द टर्म रेफर्ड एज सॉर्प्शन। क्लियर? सबके समझ आ रहा है? वेरी गुड। चलिए लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, दिस इज डिसऑर्प्शन। इट इज जस्ट रिवर्स ऑफ सॉर्प्शन। दिस इज माय एड्सॉर्बेंट एंड दिस इज एड्सॉर्बेट। सरफेस पर आ गया है बहुत सारा एड्सॉर्बेट, अब क्या करना है, सरफेस भर गई, मुझे और ज़्यादा मैं चाहता हूँ एड्सॉर्प्शन हो जाए, तो क्या करना पड़ेगा, तो डिसऑर्प्शन कराना पड़ेगा। यही तो डिसऑर्प्शन है कि जो भी मेरा सब्सटेंस, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, जनरली गैस या लिक्विड ही होती हैं, वो सरफेस पर आ गया, सरफेस भर गई, मुझे हटाना है, तो दिस इज कॉल्ड डिसऑर्प्शन, मीन्स रिमूवल ऑफ एड्सॉर्बेट फ्रॉम एड्सॉर्बेंट। चलिए, थैंक यू वेरी मच। आपकी ये चैप्टर के क्वेश्चंस हो चुके हैं। इसके बावजूद भी अगर आपको कहीं कोई डाउट आता है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वी आर हियर टू सॉल्व योर एनी प्रॉब्लम, एनी क्वेश्चन। बाकी आप विद्या सैम्पल पेपर्स करते रहिए, मैक्स मार्क्स की सीरीज़ करते रहिए, हर चैप्टर को अच्छे से रीड करिए, हर सब्जेक्ट की आप मैक्स मार्क्स सीरीज़ लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।